साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 10, जिसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और प्रमुख आयोगों के हम जो है एमसीक्यू यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये सारे के सारे प्रश्न फिलहाल तो मिक्स एमसीक्यू हैं। इसके बाद में आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा और आपको कमेंट करके ये बताना है कि कौन से आयोग का अब हम एमसीक्यूज लेकर के आए। पर्टिकुलर एक एक आयोग का एमसीक्यूज लेकर के आएंगे, पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन से आयोग का हमें एमसीक्यूज लेकर के आना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी आपको देते हुए आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रकृति कैसी है। ये आपको बताना है कि किस प्रकृति का है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी है विधिक निकाय है, ऑप्शन सी असंवैधानिक निकाय है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीनों के बारे में आपको जानकारी देंगे कि क्या होता है संवैधानिक निकाय, क्या विधिक होता है और क्या असंवैधानिक होता है। ये सारी जानकारी आपको देंगे। पहले इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो एक विधिक निकाय है। अब ये विधिक निकाय क्या होता है आइए आपको बताते हैं। देखिए तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक विधिक निकाय है। इस आयोग की स्थापना संसद द्वारा पारित एक कानून के माध्यम से की गई है। ठीक है, तो यहीं पर आपका क्लियर हो गया कि जिस आयोग की स्थापना संसद के द्वारा पारित एक कानून के माध्यम से की जाती है उसे विधिक आयोग कहते हैं। ठीक है, किसी कानून के माध्यम से गठित होने वाला जो आयोग होता है वो सांविधिक आयोग कहलाता है या फिर विधिक आयोग कहलाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अब बाकी के दो ऑप्शन है, जो है एक संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय क्या होता है, तो ऐसा निकाय जिसका वर्णन संविधान में किया गया है वो आपका संवैधानिक निकाय कहलाता है। जैसे कि आपका चुनाव आयोग हो गया, यानी जो आपका निर्वाचन आयोग है उसका वर्णन आपका कहाँ किया गया, संविधान में स्पष्ट किया गया, आर्टिकल बताए गए हैं। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग हो गया, आर्टिकल 312-15 में बताया गया संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो ये आपका कैसा हो गया, संवैधानिक निकाय हो गया। ठीक है, असंवैधानिक निकाय कौन सा है, तो जिनका वर्णन जो है आपके संविधान में नहीं किया गया है वो आपके असंवैधानिक निकाय होते हैं, जैसे कि आपका नीति आयोग हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा और यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है उपराष्ट्रपति। तो बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर सी, यानी कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। ठीक है, तो इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था जिसका निर्माण 1950 में जो है जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हुआ था। ठीक है, उसको खत्म करके 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हो जाएंगे। पर उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है तो वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के वो कौन है, तो राजीव कुमार जी जो हैं वो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। फिलहाल आपको मिक्स प्रश्न यहां पर कराए जा रहे हैं। ठीक है, हम पहले आपको बता दें। देखिए प्रश्न नंबर 3, भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीएससी ने कई बार पूछा है, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण हो सकता है। तो भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। ऑप्शन है दीपक संधू, ऑप्शन बी है हिमानी शिंदे, ऑप्शन सी है सरोजनी सक्सेना, ऑप्शन नंबर डी है राधिका व्यास। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो दीपक संधू हैं वो भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ये देखें कि महिला तो इसमें है ही नहीं, इनका नाम तो दीपक है तो ये पुरुष होंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दीपक संधू जो हैं वो भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, तो कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वर्तमान की बात कर लेते हैं, ये पहली हो गई। तो वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवंत कुमार सिन्हा है, जिन्होंने किसका स्थान लिया, तो बिमल जुल्का का स्थान लिया। किसने, अगस्त में, अभी हाल ही में जो है 2020 अगस्त में नियुक्त किए गए। कौन, यशवंत कुमार सिन्हा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में यशवंत कुमार सिन्हा है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। कौन यहां पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है केंद्र सरकार। तो बताइए कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना करता है, एनएचआरसी की। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। सही आंसर डी, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। देखिए कौन सी धारा के अनुसार वो भी आपको बता देते हैं। देखिए तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है।
इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के अनुसार की जाती है। तो धारा आपको याद रखना है कि धारा 3 के अनुसार जो है इसकी स्थापना की जाती है, और धारा 3 में ही बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा ही राष्ट्रीय आयोग की जो कार्य और शक्तियां हैं वो भी निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार ही इनकी शक्तियां और कार्यों को भी निर्धारित करेगी एनएचआरसी की। और ये कहाँ बताया गया है, तो जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है उसकी धारा 3 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो एक ही प्रश्न में आपके 3-4 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जा रहे हैं। देखिए, हम टॉप 10 प्रश्न लेकर के आते हैं, उस टॉप 10 प्रश्न में कम से कम एक एक प्रश्न में आपको 3 से 4 प्रश्नों की जानकारी होती है। अगर हम चाहते इसको टिक मार्क करके आगे निकल जाते, एक शब्द में आपको आंसर बताते, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, लेकिन हम आपको हर एक प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है ना कथन वाले प्रश्न बनकर के आएंगे आपसे कि एक ही प्रश्न में आपसे 3 से 4 प्रश्न पूछा जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे आप? ऐसे प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब उस प्रश्न के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी होगी। ठीक है, तो यही हमारा लक्ष्य होता है, यही हमारा उद्देश्य होता है कि आपको एक प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक जानकारी बताई जाए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है यहाँ पर कि जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, जो आपका एनजीटी है, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि एनजीटी का संबंध जो है वो इनमें से किस अनुच्छेद से, ये पूछा गया है। चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि किस तरह इसका संबंध इस अनुच्छेद से है। देखिए, सही आंसर है ए, यानी कि अनुच्छेद 21 से संबंध है एनजीटी का। अब आपके दिमाग में होगा सर अनुच्छेद 21 से कैसे संबंध हो सकता है एनजीटी का? तो चलिए आपको बताते हैं कैसे संबंधित है एनजीटी अनुच्छेद 21 से। देखिए, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित माना गया है। देखिए, अब अनुच्छेद 21 में कैसे, तो अनुच्छेद 21 के द्वारा क्या कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को प्रदूषण मुक्त जलवायु का और स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 21 में बताया गया है। और एनजीटी क्या काम करता है? एनजीटी यही काम तो करता है कि सभी व्यक्तियों को जो है प्रदूषण मुक्त वायु उपलब्ध कराने की कोशिश करता है और स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त कराने की यहाँ पर कोशिश करता है। देखते नहीं, अगर कहीं पर जैसे मेला लगा हुआ है, ठीक है, और मेले में अगर बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई तो अगले दिन क्या करता है एनजीटी, उन पर जो है जुर्माना ठोक देता है। अभी हाल ही में जो आपका सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में, तो वहां पर जो क्षिप्रा नदी है उसके किनारे बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई थी। तो वहां पर जो है कुंभ मेले के जो आयोजन करता थे उनके ऊपर एनजीटी ने 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अगर आपको याद हो, हमने अपनी करंट अफेयर वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि एनजीटी ने जुर्माना लगा दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न घुमा करके आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और ऐसे प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग सक्सेस जंक्शन से जुड़े हुए हैं वो कठिन से कठिन प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तभी आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 6, राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न को बड़े गौर से पढ़ना है। आपसे क्या कहा गया है, अध्यक्ष सहित कुल कितने लोग होते हैं, यानी कि अध्यक्ष को ऐड किया हुआ है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 5। चलिए आंसर देख लेते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग की बात की जा रही है, ठीक है, स्टेट की। देखिए, सही आंसर बी, यानी कि कुल 3 सदस्य होते हैं। अब कैसे कैसे होते हैं आइए बताते हैं। तो राज्य मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और एक गैर न्यायिक सदस्य सहित कुल 3 अध्यक्ष होते हैं। यानी एक तो आपका अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक गैर न्यायिक सदस्य होगा और एक न्यायिक सदस्य होगा। तो कुल मिलाकर के 3 सदस्य होते हैं आपके एसएचआरसी में, ठीक है, स्टेट वाले में। देखिए, मानव अधिकार आयोग में 2019 के संशोधनों द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो आपका राज्य मानव अधिकार आयोग है ना, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। नहीं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, 2019 में जो परिवर्तन किए गए हैं उसमें राज्य में भी किया गया होगा। तो आपको बता दें कि राज्य मानव अधिकार आयोग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हाँ, एनएचआरसी में यहाँ पर परिवर्तन किया गया, ठीक है। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसमें 2019 के संशोधनों द्वारा परिवर्तन किया गया है। और उस परिवर्तन के बारे में इससे पहले जो हम वीडियो लेकर के आए थे प्रैक्टिस वाली, उसमें हमने आपको उस परिवर्तन के बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी, A to Z पूरी डिटेल में जानकारी आपको हमने दी थी। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को देने की बात की गई थी? ऑप्शन ए है रामानंद आयोग, ऑप्शन बी है कालेलकर आयोग, ऑप्शन नंबर सी है मंडल आयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। चलिए देख लेते हैं आंसर। सही आंसर सी, यानी कि मंडल आयोग के द्वारा यहां पर सिफारिश की गई थी कि जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं इन्हें 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए, तो 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग का गठन किया गया तथा मंडल आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा यहां पर की गई थी। ये सिफारिश की गई थी कि 27% आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। डेट याद रखिए, 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 8,
यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई जानकारी मांगी गई है तो ऐसी सूचना कितनी अवधि में उपलब्ध करा दी जाएगी। आरटीआई से ये प्रश्न है। तो आरटीआई के तहत अगर आप किसी से मान लीजिए प्रश्न पूछते हैं, जानकारी मांगते हैं, और अगर वो जानकारी किसी की स्वतंत्रता या फिर उसके जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है तो कितने दिनों में इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। बहुत जरूरी है। देखिए, ऑप्शन ए 24 घंटे में दे दी जाएगी, ऑप्शन बी 48 घंटे में दे दी जाएगी, ऑप्शन सी 15 दिन में दे दी जाएगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1 माह में दी जाएगी। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है बी, यानी कि 48 घंटे के अंदर आपको सूचना प्रदान कर दी जाएगी अगर आपकी सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए आपको बताते हैं कि 2 प्रकार की अवधियों का यहां पर वर्णन किया गया है आरटीआई एक्ट में। देखिए, तो सूचना अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई में 2 प्रकार की अवधियों का वर्णन किया गया है। पहली, अगर कोई सामान्य जानकारी मांगी जाती है तो 30 दिन में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी, ठीक है। परंतु किसी व्यक्ति के जीवन या फिर स्वतंत्रता से संबंधित कोई जानकारी अगर आप मांगते हैं तो 48 घंटे के अंदर अंदर यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। यानी लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, ऑप्शन बी अनुच्छेद 316, ऑप्शन सी अनुच्छेद 317, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 318। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 317 में यह वर्णन किया गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का वर्णन किया गया है। लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, यह प्रश्न आया हुआ है कि लोक सेवा आयोग मुख्य कार्य क्या है। तो भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराना जो है, जो आपकी हाई लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जो आपके लोक प्रशासक के एग्जाम होते हैं उनके एग्जाम को कंडक्ट कराना, उनका रिजल्ट देना, ये किसका काम है, ये यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग का काम है। और ये अपना जो प्रतिवेदन है वो किसको सौंपता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो जो लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, वो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। फिर बाद में राष्ट्रपति उसको संसद में रखवा देता है, ठीक है। लेकिन यह प्रश्न यहां पर बन जाता है कि अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है लोक सेवा आयोग। तो याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए, और ये सबसे टफ क्वेश्चन हो सकता है तो क्वेश्चन सरल लेकिन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। देखिए, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। क्या निरीक्षण करता है क्या? ऑप्शन बी है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी है, इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। अब आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। क्या संघ लोक सेवा आयोग का काम है कि राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करना? बिल्कुल नहीं है, तो ये तो गलत है, ठीक है। दूसरा है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। यही बिल्कुल सही है। जो संघ लोक सेवा आयोग है वो अलग काम करता है, राज्य लोक सेवा आयोग अलग काम करता है। संघ लोक सेवा आयोग का राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। और आपसे यही पूछा गया कि कौन सा सही है, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि रोज सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए डेली करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न और रिवीजन आपका यहाँ पर कम से कम 20 से 25 प्रश्नों को हम वहाँ पर सॉल्व करते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन, फुल डिटेल में जानकारी के साथ में, ठीक है। और वो वीडियो आपकी एनिमेटेड होती है, यानी कि वहाँ पर फोटो भी आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। और पूरी जानकारी स्लाइड बाई स्लाइड जो है आपको पूरी जानकारी वहाँ पर दी जाती है। तो जरूर देखिएगा, आज भी हमने अपलोड किया है, चैनल के अंदर जाकर के देखिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जितनी भी यूनिट के नए प्रश्न जो भी बनेंगे वो आपके डेली करंट अफेयर से ही बनेंगे, ठीक है। काफी बार हम आपको एग्जांपल भी दे चुके हैं कि जब हम डेली करंट अफेयर पढ़ा रहे थे तो आपके यूनिट जो आपका यूनिट 9 है, यानी ई कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कुछ प्रश्न आपको वहां पर करंट अफेयर में भी देखने को मिल गए थे, ठीक है। इसलिए आपके लिए करंट अफेयर की डेली वीडियो देखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे। डेली हम इसकी पीडीएफ वहां पर अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। समय समय पर 2-2 दिन बाद इसकी पीडीएफ जो है अपलोड करते रहते हैं हम, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम कल सुबह मिलते हैं 7:30 बजे एक नई वीडियो में। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर कमेंट करके ये बताना है कि अगली आप कौन से एक पर्टिकुलर आयोग पर एमसीक्यूज चाहते हैं, ठीक है। अब मतलब एक आयोग को यहाँ पर कवर करेंगे और प्रत्येक आयोग के लिए अलग अलग से जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। तो अगला आप कौन सा आयोग चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।